जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे विजन आईएएस के सीरीज में, जिसमें लोग पीटी 365 राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। तो यह हमारा 7वां वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है पहले के 6 वीडियो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा और आप लोग प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो। उसमें बहुत सारे वीडियो आपके लिए बने हुए हैं, जैसे राज्य व्यवस्था एवं शासन के 6 वीडियो हैं, फिर पॉलिटी का घटना चक्र है, हिस्ट्री का घटना चक्र है, बिहार स्पेशल घटना चक्र है और करंट अफेयर का सीरीज है। तो आप लोग जाइए, उसे चेक कीजिए और आप अपने रिवीजन को और अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। तो पिछले 6 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कर लिए थे, जैसे संविधान से जुड़े मुद्दे हम लोगों ने पूरे कर लिए, फिर संसद राज, विधानमंडल, स्थानीय सरकारी कार्य प्रणाली भी हम लोग पूरा कर लिए, केंद्र संबंध पूरा हो गया, न्यायपालिका पूरा हो गया, चुनाव आयोग पूरा हो गया। महत्वपूर्ण विधेयक यह हो रहा था, इसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक कर लिया था। आज चौथा टॉपिक होगा दंड प्रक्रिया शिनाख्त नियम 2022, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022। आज यह शुरू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पहले के सारे वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो इसके बाद जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों तक जो कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस या और भी कई स्टेट के पीसीएस दे रहे होंगे, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। और अगर आप और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर कोई सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 हमें अपना सुझाव दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो यहाँ हमारा टॉपिक आएगा दंड प्रक्रिया शिनाख्त नियम 2022, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा, तो आइए देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय MHA ने दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 को शासित करने वाले दंड प्रक्रिया शिनाख्त नियम 2022 को अधिसूचित किया है। तो इसलिए यह न्यूज़ में आ गया दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 के बारे में। तो यह क्या है, आइए देखते हैं। यह अधिनियम बंदी शिनाख्त अधिनियम 2020 की जगह लिया गया है। बंदी शिनाख्त अधिनियम 2020 को दोषी व्यक्तियों एवं आरोपियों की जैविक माप और फोटोग्राफ लेने हेतु पारित किया गया था। 2022 की अधिनियम कानून के प्रावधानों के तहत दिया जा सकने वाले माप के दायरे और कार्यक्षेत्र का विस्तार करता है। इसका उद्देश्य अपराध में शामिल व्यक्ति की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करना। इससे अपराधी मामले को सुलझाने में जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी। ठीक है, तो CPA 2022 के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र देखते हैं क्या क्या है। तो कुछ प्रावधानों के लिए दायरे का विस्तार। तो इस अधिनियम में निम्नलिखित से संबंधित दायरे का विस्तार किया गया है। तो कौन कौन सा है? माप के रूप में लिए जाने वाले डेटा का प्रकार, वे व्यक्ति जिन्हें ऐसा डेटा लिया जा सकता है, और वह प्राधिकारी जो इस तरह की डेटा लेने के लिए आदेश दे सकता है, और नियम बनाने की शक्ति। एकत्र किए गए डेटा का संरक्षण, मतलब इसका संरक्षण कैसे होगा? तो अधिनियम के अनुसार एकत्र किए गए डेटा को उससे एकत्रित करने की तिथि से 75 वर्ष तक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। तो इस डेटा को 75 वर्ष तक के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि एक औसत मनुष्य की आयु उतनी ही होती है, इसलिए ऐसा किया गया है। CPA 2022 के तहत उन व्यक्तियों के रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया जाएगा जिन्हें पहले दोषी नहीं ठहराया गया था और जिन्हें बिना मुकदमा के रिहा अथवा मुक्त कर दिया गया है या न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। विवरण देने से मना करना या इसके लिए इनकार करना भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराध माना जाएगा, मतलब विवरण देना अनिवार्य हो जाएगा। NCRB की भूमिका। NCRB को अधिनियम के दायरे में आने वाले व्यक्ति से संबंधित विवरण एकत्र करने की शक्ति दी गई है। NCRB यह विवरण राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या कानून लागू करने वाले अन्य एजेंसियों से एकत्र कर सकता है। इस अधिनियम के तहत NCRB के अन्य कार्यों में उनके द्वारा एकत्र किए गए डेटा या विवरण का भंडारण, प्रसंस्करण, प्रसार और उसे नष्ट करना शामिल है। फिर 1920 के अधिनियम और 1922 के अधिनियम में प्रमुख प्रावधानों की तुलना। तो यहाँ पर तुलना की गई है। मापदंड है 1920 का अधिनियम और 1922 के अधिनियम में परिवर्तन है। कौन सा डेटा एकत्र किया जा सकता है? फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट व फोटोग्राफ। इसमें निम्नलिखित को जोड़ा गया। तो कौन कौन सा जोड़ा गया, नया देखते हैं। तो जैविक नमूने का और उसका विश्लेषण, आइरिश, आँख की पुतली और रेटिना दृष्टिपटल स्कैन,
व्यवहारगत विशेषताएं जैसे कि हस्ताक्षर और लिखावट, हैंडराइटिंग। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 53 और 53A के तहत किए जाने वाले परीक्षण, इसमें रक्त, विरय, वाल के नमूने, स्वैब और डीएनए प्रोफाइलिंग आदि जैसे विश्लेषण शामिल हैं। किन व्यक्तियों का डेटा एकत्र किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें 1 वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास से दंडित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या गिरफ्तार किया गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अच्छा व्यवहार करने या शांति बनाए रखने की गारंटी देनी पड़ी है। मजिस्ट्रेट अन्य मामलों में आपराधिक जांच में मदद के लिए गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का डेटा लेने के आदेश दे सकता है। 2022 में देखते हैं नया क्या है। किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से, हालांकि बलपूर्वक जैविक नमूने केवल ऐसे व्यक्ति से ही लिया जा सकता है जिससे किसी महिला या बच्चे के विरुद्ध अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। ऐसे मामले में भी किया जा सकता है जहां किसी अपराध के लिए न्यूनतम सज़ा 7 वर्ष की कैद हो। किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध कानून के अंतर्गत हिरासत के लिए किए गए व्यक्ति से, मजिस्ट्रेट के आदेश पर जांच में मदद के लिए किसी भी व्यक्ति से, केवल गिरफ्तार व्यक्ति से नहीं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वह प्राधिकारी जो डेटा एकत्र करने के लिए कहा सकता है या निर्देश दे सकता है, तो वह कौन होगा? तो CRPC के तहत जांच अधिकारी, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अथवा उपनिरीक्षक या उसके ऊपर का रैंक का अधिकारी या मजिस्ट्रेट। फिर पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी, जेल का हेड वार्डन या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। यदि व्यक्ति से अच्छे व्यवहार या शांति बनाए रखने की अपेक्षा की गई है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी। विवरण एकत्र करने के तरीके आदि के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति, तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास 1990 के हिसाब से था। अब 1920 के हिसाब से, अब 2022 के हिसाब से देखते हैं तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी यह नियम होगा। तो अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस नियम बना सकती है। अगला टॉपिक है मध्यस्थता विधेयक 2021, मीडिएशन बिल 2021। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में कानून और न्याय संबंधी संसदीय सदस्य समिति के मध्यस्थता विधेयक 2021 में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की। तो महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश के कारण यह विधेयक चर्चा में आ गया। तो मध्यस्थता के बारे में, तो यह है क्या? तो मध्यस्थता वस्तुतः संबंधित पक्षों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक विवाद समाधान ADR के रूप में है। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इसके तहत संबंधित पक्ष एक स्वतंत्र निष्पक्ष तीसरे व्यक्ति या मध्यस्थ की सहायता से विवादों को निपटाने का प्रयास करते हैं। मध्यस्थ संबंधी पक्षों पर समाधान को थोपता नहीं है, बल्कि वह एक अनुकूल माहौल प्रदान करता है जिसमें वह अपने विवाद को सुलझा सकता है। 2019 में भारत मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया था, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। भारत या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से उत्पन्न निपटान समझौते की सीमा पर प्रवर्तन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। भारत में मध्यस्थता, तो आइए देखते हैं भारत में मध्यस्थता क्या क्या है। तो 2002 में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में धारा 89 से जोड़ा गया था। इस धारा ने विवादों के निपटारे के समाधानों में से एक के रूप में मध्यस्थता की शुरुआत की थी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 ने न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना मध्यस्थता के उपयोग को तैयार किया था। कंपनी अधिनियम 2013 केंद्र सरकार के लिए मध्यस्थता और सुलह पैनल बनाए रखना अनिवार्य बताया है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक उपभोक्ता विधेयक 2015 किसी भी उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी के समक्ष शिकायत स्वीकार करने के पहले मामले में विवादों की मध्यस्थता करने का प्रावधान करता है। 2021 में संसद में मध्यस्थता विधेयक पेश किया गया था। मध्यस्थता विधेयक 2021 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र। तो कौन कौन सी मुख्य विशेषता हैं 2021 की, देखते हैं। मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता, मतलब मुकदमेबाजी से भी अगर पहले मध्यस्थता की जा सकती है तो उसके लिए तो संबंधित पक्षों में अपेक्षा की जाती है कि न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए सिविल या व्यवहारिक विवादों का समाधान करने का प्रयास करें। अगर संबंधित पक्ष कोई समझौता नहीं कर पाते हैं तो न्यायालय या अधिकरण सुनवाई के किसी भी चरण में
संबंधित पक्षों में मध्यस्थता के लिए भेज सकती है। ऐसा तब होता है जब संबंधित पक्ष इसके लिए अनुरोध करता है। फिर मध्यस्थता के लिए अनुपूरक विवाद। तो निम्नलिखित विवाद शामिल है। कौन कौन से विवाद में मध्यस्थता हो सकती है, यह देखिए यहाँ पे है। तो नाबालिगों और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के संदर्भ में दावों से संबंधित विवाद, क्रिमिनल या दंडित अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद और तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावी करने वाले विवाद। केंद्र सरकार इस सूची में संशोधन कर सकती है। यह कानून यह किस पर लागू होगा? तो यह विधेयक भारत में मध्यस्थता की कार्यवाहियों पर लागू होगा, जहां पहला सिर्फ घरेलू पक्ष शामिल है तथा दूसरा कम से कम एक पक्षकर विदेशी और वह वाणिज्यिक विवाद से संबंधित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। अगर विवाद में केंद्र या राज्य सरकार एक पक्षकर है तो विधेयक निम्नलिखित मामलों पर भी लागू होगा। तो कौन कौन सा नियम है देखते हैं। तो वाणिज्यिक विवाद और सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विवाद। फिर मध्यस्थता की प्रक्रिया। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, यह देखते हैं। मध्यस्थता की प्रक्रिया गोपनीय होगी और यह 180 दिन के अंदर पूर्ण हो जानी चाहिए। संबंधित पक्षों की सहमति द्वारा इस अवधि को 180 दिन तक और बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब यह गोपनीय होगा और 180 दिन तक पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर संबंधित पक्ष मिलकर इस अवधि को और बढ़ा सकते हैं। तो मध्यस्थ होगा कैसे? तो मध्यस्थों को निम्नलिखित के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपसी समझौते से संबंधित पक्ष द्वारा या मध्यस्थ सेवा प्रदाता, मध्यस्थता का संचालन करने वाली संस्था द्वारा। भारतीय मध्यस्थता परिषद, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या है? तो केंद्र सरकार इसकी स्थापना करेगी। इस परिषद में एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य, 3 पदेन सदस्य और 1 अल्पकालिक सदस्य औद्योगिक निकाय के संबंधित। तो इसमें हो जाएगा टोटल 1 2 3 या हो गया 6 और 1 7 सदस्य इसमें टोटल होंगे। इस परिषद के कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल है? तो मध्यस्थों का पंजीकरण करना तथा मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं और मध्यस्थता संस्थाओं जो मध्यस्थता को प्रशिक्षित करती है और उन्हें प्रमाण पत्र देती है को मान्यता देना। मध्यस्थता समाधान समझौता। तो यह समझौता क्या है? तो मध्यस्थता सामुदायिक मध्यस्थता को छोड़कर के परिणाम स्वरूप हुए समझौते अंतिम, बाध्यकारी और न्यायालय के निर्णयों के तहत लागू होगी। हालांकि इन्हें धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, ठगी, इम्पर्सनेशन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की परिभाषा और सिंगापुर कन्वेंशन के प्रावधानों को इस विधेयक में शामिल किया गया है। यह कन्वेंशन विवादित पक्षों को क्रॉस बॉर्डर समाधान समझौते को आसानी से लागू करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाता है। सामुदायिक मध्यस्थता। तो यह क्या है? तो किसी क्षेत्र या स्थान के निवासियों के बीच शांति और सौहार्द को प्रभावी करने की आशंका वाले विवाद को समाधान करता है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन अधिनियम 2022, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट एक्ट 2022। इस अधिनियम ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन किया। संशोधन के द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया। अधिनियम के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। तो मध्यस्थता के संचालन के तरीके और वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों को केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। यह विधेयक सरकार को अधिनियम के लागू होने के तारीख से 5 साल तक इसके कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की अनुमति देती है। वैकल्पिक विवाद समाधान का लाभ। तो इसका लाभ क्या है? कम लागत में विवाद का समाधान किया जा सकता है। समाधान की प्रक्रिया अधिक लचीली है। विवाद समाधान में अधिक गोपनीयता बरती जाती है। विवाद निपटान की अधिक संभावना रहेगी। विवाद समाधान के लिए कोई मंच उपलब्ध होता है और समाधान के भी कई विकल्प प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो यह मध्यस्थताओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यावसायिक विवादों के निपटान का एक साधन है। इसमें विवाद में शामिल पक्ष अदालत जाने के बजाय किसी निजी विवाद समाधान प्रक्रिया का विकल्प चुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का लाभ उठाना वैकल्पिक हो सकता है, लेकिन अनिवार्य मध्यस्थता के प्रावधान के जरिए इसे अनिवार्य भी बनाया जा सकता है। विदेशी मध्यस्थता
निर्णय की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन 1958, न्यूयॉर्क कन्वेंशन तथा द्विपक्षीय निवेश संधियों के माध्यम से मध्यस्थता निर्णयों को अधिक व्यापक और सहज तरीके से लागू किया जा सकता है। तो यहाँ इतना सब कुछ मध्यस्थों के बारे में दिया हुआ था, आप लोग इसे आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रकार के ADR हैं, मतलब 5 प्रकार के मध्यस्थम वैकल्पिक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो यह सुलह है, कॉन्सिलेशन है। इस तरह एक तटस्थ तृतीय पक्ष द्वारा संबंधित पक्षों से प्राप्त सूचना के आधार पर बातचीत कर समाधान के विकल्प प्रदान किए जाते हैं। फिर समझौता वार्ता है, नेगोशिएशन है। यह पारिवारिक पारंपरिक रूप से संबंधित पक्षों और उनके वकील के बीच प्रत्यक्ष आधार पर संकल्प होता है। इसमें तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल नहीं होता। फिर मीडिएशन यह होता है, यह एक बहुत ही लचीली प्रक्रिया है। इसके विवाद के दौरान किसी भी समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सहयोगी कानून मतलब कोलैबोरेटिव लॉ। इसके तहत दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व एक सहयोगी वकील द्वारा किया जाता है और दोनों पक्ष वकील द्वारा मुकदमा नहीं करने के लिए सहमत होता है। फिर मध्यस्थता मतलब आर्बिट्रेशन। इसके तहत साक्ष्य की प्राप्ति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिया जाता है, जिसे पंचाट भी कहते हैं। तो यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है प्रेस एवं पत्रकारिता पंजीकरण विधेयक, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल्स। तो सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में सरकार ने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 में संशोधन के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। तो इससे आम संबंधित तथ्य देखते क्या क्या है। तो 1867 में इस अधिनियम ने प्रेस को नियंत्रित करने, पुस्तक के प्रकाशन को विनियमित करने तथा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपातकालीन अंकुश लगाने में सरकारों की मदद की थी। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक समाचार पत्र के मुद्रक को समाचार पत्र के प्रत्येक अंक की 2 प्रतियां सरकार को निःशुल्क तथा प्रत्येक अंक की 1 प्रति प्रेस रजिस्ट्रार को देनी होती है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को भारतीय समाचार पत्रों के लिए रजिस्ट्रार को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रेस रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रारूप से समाचार पत्रों को अनिवार्य रूप से संकलित करना होता था। प्रेस की प्रत्येक पुस्तक या प्रत्येक समाचार पत्र पर मुद्रक का नाम और मुद्रण का स्थान, प्रकाशन का नाम व प्रकाशन का स्थान स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे अधिनियम का संक्षिप्त इतिहास। तो इतिहास इसका क्या है देख लेते हैं। तो भारत में प्रेस पर नियंत्रण की शुरुआत सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 से हुई थी। इस अधिनियम को लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत और फ्रांसीसी आक्रमण से पूर्ण प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया था। इस अधिनियम को 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने वापस ले लिया था। इसके बाद कार्यकारी गवर्नर जनरल जॉन एडम्स द्वारा लाइसेंसिंग विनियम अध्यादेश 1823 को अधिनियमित किया गया था। गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने इस अध्यादेश को रद्द कर दिया था ताकि इसकी जगह प्रेस अधिनियम 1835 को लागू किया। 1857 के लाइसेंसिंग अधिनियम के तहत समाचार पत्र, मुद्रित सामग्री और सभी प्रकार के पुस्तकों को कानून के दायरे के अधीन ला दिया गया। वर्तमान में प्रचलित प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण PRB अधिनियम 1867 का उद्देश्य प्रेस की भूमिका गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार के अनुसार 1857 के विद्रोह के पीछे प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। फिर मसौदा विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। तो इस विधियों में प्रमुख क्या क्या है इस पर देखते हैं। तो उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका उद्देश्य डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाना और पिछले कानून के औपनिवेशिक चरित्र को समाप्त करना है। फिर पंजीकरण देखते हैं क्या क्या है। विधेयक के पारित होने के बाद डिजिटल न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशन को 90 दिन के भीतर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास पंजीकरण करना आवश्यक होगा। फिर सरकारी संस्था को प्रदान की गई शक्तियाँ। तो कानून के उल्लंघन की स्थिति में सरकारी संस्था के पास डिजिटल प्रकाशन के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होगी। इसके लिए पंजीकरण को निलंबित या रद्द किया जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर सरलीकरण,
यह ई पेपर के पंजीकरण की सरल प्रक्रिया को निर्धारित करता है। साथ ही इसका उद्देश्य पुस्तकों और संबंधित मामलों के पंजीकरण से संबंधित कुछ मौजूदा प्रावधानों को हटाना भी है। फिर नियम बनाने हेतु प्राधिकार और शक्ति। तो यह विधेयक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नियुक्ति सरकार को उपयुक्त नियम या विनियम बनाने के में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन जारी करना, समाचार पत्रों की मान्यता तथा समाचार पत्रों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं हेतु मानदंडों शर्तों को विनियमित करना है। अपीलीय बोर्ड क्या होगा? तो इस अधिनियम के तहत प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड नामक एक अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें भारतीय प्रेस परिषद PCI के अध्यक्ष तथा परिषद के सदस्यों में से परिषद द्वारा नामित किसी एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। प्रस्तावित अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद बोर्ड निर्णय ले सकता है जो बाध्यकारी और अंतिम होगा। तो बोर्ड का निर्णय जो होगा वह बाध्यकारी होगा और अंतिम होगा। तो यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, मतलब और भी कुछ ऐसे सुर्खियाँ रहे जो न्यूज़ में आ गए थे पिछले 1 साल के दौरान। तो वह देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा है। तो संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब अदर अमेंडमेंट बिल 2022। तो इसमें क्या न्यूज़ में रहा? तो हाल ही में राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अध्यादेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। इसमें झारखंड के भोगता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए पारित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का निर्धारण करे। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद आदेश जारी करता है। इन आदेशों को बाद में केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। इस विधेयक ने 4 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति ST सूची में शामिल किया है। तो यह ध्यान रखिएगा कि इसमें 4 जनजाति हैं। अनुसूचित जनजाति ST सूची में शामिल नई जनजातियाँ हैं कौन कौन सी? तो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति, तमिलनाडु के पर्वतीय इलाकों में रहने वाली नारी कोरवन और कुरुविक्कन जनजाति, छत्तीसगढ़ की बिंझिया समुदाय। हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है। इस समुदाय ने कस्बों में हट नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से अपना नाम प्राप्त किया है। नारी कोरवन सियार पकड़ने वाले और कुर्रुविक्कन पक्षी खाने वाले घुमंतू आदिवासी समुदाय हैं। बिंझिया उड़ीसा और झारखंड में पाए जाने वाले निर्जातीय समुदाय हैं। इन समुदाय में परंपरा और संस्कृति की समृद्ध विरासत देखने को मिली है। बेट्टा कुरुबु समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया। बेट्टा कुरुबु समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया है। यह समुदाय कर्नाटक के चामराजनगर, कोडागु और मैसूर जिले में निवास करते हैं। समुदाय के लोग वनोपज और बांस आदि का संग्रह करते हैं। इस समुदाय की अपनी बोली है जिसकी कोई लिपि नहीं है। ये लोग शिकार के आदिम उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और सर्वात्म मतलब एनिमिज्म का पालन करते हैं। फिर धर्मांतरण निरोधी विधेयक एंटी कन्वेंशन बिल। हाल ही में कर्नाटक विधान परिषद ने कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण नामक विधेयक पारित किया है। अब तक धार्मिक परिवर्तन को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है। कुछ राज्यों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि में बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाया गया है। रेव स्टेनिस्लॉन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा के धर्मांतरण रोधी कानून को वैधता को बरकरार रखा है। इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि संविधान के अनुच्छेद 32 में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। फिर है उपासना स्थल अधिनियम 1991, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो यह न्यूज़ में क्यों रहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय के एक उप
संप्रदाय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में जैन समुदाय के एक संप्रदाय द्वारा उसी धर्म के एक अन्य संप्रदाय द्वारा अपने धार्मिक स्थानों के कथित रूपांतरण के खिलाफ उपासना स्थल विधि विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को लागू करने की मांग की गई थी। 1991 का यह अधिनियम किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है, साथ ही यह किसी भी उपासना स्थल से उस धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रावधान करता है, जैसे कि यह 15 अगस्त 1957 को था। हालांकि इस अधिनियम के प्रावधान राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होंगे। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से, तो याद रख लेते हैं। यह किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को पूर्ण या आंशिक रूप से एक अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में बदलने पर रोक लगाता है, यहाँ तक कि यह एक धार्मिक संप्रदाय का एक अलग खंड में रूपांतरण को भी रोकता है। इस अधिनियम के लागू होने पर 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक रूप के परिवर्तन के संबंध में किसी भी अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। साथ ही कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। इस अधिनियम के प्रावधान प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों पर लागू नहीं होंगे। संविधान 124वां संशोधन अधिनियम 2019 कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019। यहाँ पे 124 दिया हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में 104th दिया हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज ना करे कोई। देखते हैं आगे। दिल्ली हाईकोर्ट संविधान 124वां संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस संबंध में न्यायालय ने केंद्र को अपनी दलीलें दायर करने का निर्देश दिया है। इस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनयन आधारित प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया है। संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीट के आरक्षण की समाप्ति की समय सीमा को भी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तत्कालीन संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 331 लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनयन का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 333 विधानसभाओं के लिए 1 आंग्ल भारतीय समुदाय सदस्य को मनोनयन का प्रावधान करता है। फिर परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 द फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022। लोकसभा ने हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पहले से स्थापित परिवार न्यायालय को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह विधेयक परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करता है। इस अधिनियम में परिवार और विवाह से संबंधित विवादों से निपटने के लिए राज्यों द्वारा परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। विभिन्न राज्यों में इस अधिनियम के लागू होने की तारीखों को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड ने इस अधिनियम के तहत अपने राज्यों में परिवार न्यायालयों की स्थापना की है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन राज्यों में अधिनियम के अनुप्रयोग पर विस्तार नहीं किया है। अगला है बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। यह कानून बेनामी लेन देन को प्रतिबंधित करने और बेनामी रूप से रखी गई संपत्ति की वसूली जब्ती के लिए 1988 में पारित किया गया था। हालांकि कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम विनियम और प्रक्रियाएं नहीं बनाई जा सकी है। इसके कारण से यह अभी तक अप्रभावी बना हुआ है। बेनामी लेनदेन से तात्पर्य ऐसे किसी भी लेनदेन से है जिसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया या उपलब्ध कराए गए प्रतिफल के लिए किया जाता है। बेनामी लेनदेन का उपयोग कर से बचने, गोपनीयता बनाए रखने या बेहिसाब धन कहीं और निवेश करना आदि के लिए किया जाता है ताकि संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व को छिपाया जा सके। 2016 के संशोधन में बेनामी लेनदेन के दायरे और दंड का विस्तार किया गया था। इसमें बेनामी लेनदेन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान भी जोड़ा गया था। फिर शत्रु संपत्ति
एनिमी प्रॉपर्टी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित तौर पर प्रमुख व्यावसायिक भूमि को पट्टे पर देने के लिए शत्रु संपत्ति का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की है। शत्रु संपत्ति के बारे में तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो ऐसे लोगों की संपत्ति जो भारत पाकिस्तान युद्ध हो 1965 और 1971 के कारण भारत से पाकिस्तान में जाकर बस गए थे। भारत की रक्षा नियमों के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण करने वाले लोगों की संपत्ति और कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया था। ये शत्रु संपत्ति भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक के अधीन है। 1962 में भारतीय चीन युद्ध के बीच चीन को प्रवास किए जाने वाले लोग द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के मामले में भी यह प्रावधान किए गए थे। उपयुक्त प्रावधान शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 द्वारा शासित है। इस अधिनियम में 2017 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया था कि शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कस्टोडियन के अधीन बनी रहेगी, भले ही शत्रु या शत्रु विषय या शत्रु फर्म एक शत्रु ना हो। फिर अगला देखते हैं भारतीय ध्वज संहिता FCI 2002, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया FCI 2002। यह न्यूज़ में क्यों आ गया तो देखते हैं। हाल ही में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज को अब दिन के साथ साथ रात में भी फहराया जा सकता है। साथ ही ध्वज को खुले में अथवा किसी आम नागरिक के घर पर भी फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को किसी भी मौसम में केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। यह संहिता राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले सभी कानून, प्रथाओं, अभिसमयों, निर्देशों और दिशा निर्देशों का संकलन है। यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। इसके अलावा तिरंगे की कीमत में कटौती करने के लिए FCI 2002 में भी सुधार किया गया है। संशोधन राष्ट्रीय ध्वज के उत्पादन में मशीन निर्मित पॉलिएस्टर के उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। इससे पहले केवल हाथ के कते और बुने गए खादी निर्मित ध्वज को ही अनुमति थी। FCI तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति तब तक देता है जब तक ध्वज की प्रतिष्ठा और गरिमा का सम्मान किया जा रहा है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो तिरंगा का एक सामान्य विवरण, सार्वजनिक और निजी निकायों तथा शैक्षणिक स्थानों द्वारा प्रदर्शन पर नियम और सरकार और सरकारी निकायों द्वारा प्रदर्शन के लिए नियम। अगला टॉपिक है भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 NCB 2016 मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड NCB इंडिया 2016। हाल ही में उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने NCB 2016 का उपयोग करने के लिए विद्युत प्रतिष्ठानों में सुरक्षा पर पुस्तक और गाइड जारी की है। NCB 2016 एक प्रकार की तकनीकी दस्तावेज है। इसमें भवनों की योजना, डिजाइन, निर्माण एवं परिचालन तथा रखरखाव से संबंधित सभी प्रावधानों को शामिल किया गया है। इस संहिता के प्रावधानों के अनुपालन भवनों से संबंधित सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा, सुगमता और संधारणीयता संबंधित आवश्यक मानक सुनिश्चित करता है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने डिजाइन किया है। तो इसी के साथ यह पूरा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक होगा सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यकारी निकाय, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी इन न्यूज़। तो पहला हेडिंग है तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। तो आइए इसे देखते हैं सुर्खियों में यह क्यों रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपराध आधार नियमों में संशोधन किया है। तो अन्य संबंधित तथ्य से देख लेते हैं क्या क्या है। तो संबंधित नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि नामांकन की तारीख से 10 वर्ष पूरे होने पर आधार धारक सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट करेगा। ठीक है। तो संशोधन से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी CIDR के आधार से संबंधित जानकारी का निरंतर सटीकता सुनिश्चित होगा। CIDR एक केंद्रीय डेटाबेस है जिसमें आधार धारकों को जारी की गई सभी आधार नंबर तथा ऐसे व्यक्ति की कॉरेस्पॉन्डिंग जनसंख्याकी और बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होगी। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो स्थापना
आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित विवरण अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। उद्देश्य क्या है? तो भारत के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट और सुरक्षित पहचान प्रदान करता है। सरकारी सेवाओं के लिए सत्यापन का समय में एक विश्वसनीय और कुशल माध्यम प्रदान करेगा। डुप्लीकेट और फर्जी पहचान को समाप्त करेगा। प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या क्या है? तो यह देश के प्रत्येक निवासी को आधार नंबर 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करता है। आधार संख्या केवल उन व्यक्तियों को जारी की जाती है जो आवेदन की तारीख से पहले के 12 महीने में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक दिन तक भारत में रहा हो। UIDAI 5 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता के बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर बाल आधार कार्ड जारी करता है। तो इससे संबंधित तथ्य क्या क्या है देख लेते हैं। फॉरेंसिक के लिए आधार या बायोमेट्रिक डेटा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार के लिए एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग अपराधियों की पहचान करने या अपराधों को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि फॉरेंसिक उद्देश्यों के लिए बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र नहीं किया गया करता है। इसके अतिरिक्त आधार संख्या सृजन और प्रमाणीकरण के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए बायोमेट्रिक जानकारी को साझा करने का उपयोग या उपयोग करना अधिकार आधार अधिनियम 2016 के तहत अनुमत है। फिर अगला न्यूज़ है केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। तो यह सुर्खियों में क्यों आ गया? तो देखते हैं। तो हाल ही में सूचना के अधिकार RTI के तहत की गई अपीलों के निपटान में लगातार वृद्धि आई है। तो RTI में लगातार वृद्धि आ रही है। इस कारण केंद्रीय सूचना आयोग CIS के पास लंबित RTI मामलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है क्या? इसके बारे में देख लेते हैं। इसे सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान पर लागू किया गया था। RTI अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाता है कि लोक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है तथा भ्रष्टाचार को रोकता है। इस प्रकार यह हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में जनता के लिए काम करने योग्य बनाता है। RTI अधिनियम 2005 के अनुसार CIC और IC केंद्रीय स्तर पर के वेतन क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के वेतन के बराबर होता है इसका वेतन। हालांकि RTI अधिनियम 2019 द्वारा इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में व्यवस्था के अनुसार CIC और IC के वेतन एवं कार्य का निर्धारण का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान कर दिया गया है। तो RTI के तहत छूट में निम्नलिखित शामिल हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो अधिनियम की धारा 8+1 किसी लोक प्राधिकरण को निम्नलिखित आधारों पर सूचना प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं करती है। राज्य की सुरक्षा और सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, किसी सूचना के प्रकाशन से न्यायालय का अवमान होना, मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के रिकॉर्ड आदि। धारा 24 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित खुफिया या सुरक्षा संगठनों जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है को सूचना के प्रकटन से बाहर किया गया है। हालांकि भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में सूचना प्रदान करनी होगी। तो केंद्रीय सूचना आयोग CIC के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। गठन इसका कब हुआ था? तो इसे RTI अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2005 में गठित किया गया था। सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारी इस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नियुक्ति कौन करता? तो राष्ट्रपति द्वारा। यह नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के बाद की जाती है। समिति में शामिल होते हैं कौन? तो प्रधानमंत्री, समिति के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कार्यकाल इसका होता है 3 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष। संरचना इसमें कैसे होता है? तो इनमें एक मुख्य सूचना आयुक्त CIC और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त IC शामिल होते हैं। तो टोटल 11 मेंबर बॉडी है। CIC पुनर्नियुक्त के लिए पात्र नहीं है, मतलब एक बार जो नियुक्ति हो गई CIC की तो दोबारा वह नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसके कार्य क्या होंगे? तो समन जारी करने, दस्तावेजों के प्रकटीकरण आदि के संबंध, सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ। इसे RTI 2005 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित शिकायतों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो और यह एक संवैधानिक निकाय है।
तो यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक है भारत की जांच एजेंसियाँ, इंडियाज़ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। तो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एसएफआईओ जैसी विभिन्न जांच एजेंसियों को एक छत्र के नीचे लाने के लिए एक स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्था के गठन के सुझाव दिया है। तो भारतीय जांच एजेंसियां कौन कौन से है तो देख लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, स्थापना 1963 में कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपीई अधिनियम 1946 द्वारा शासित होता है। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार के रोकथाम पर संस्थानम समिति 1962-64 द्वारा की गई थी। संरचना इसकी कैसी है तो सीबीआई के डायरेक्टर इसके प्रमुख होते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष दल के नेता और सीजेआई से मिलकर बनी 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है। कार्य इसका क्या होगा तो 2 वर्ष का कार्यकाल, लेकिन 3 वार्षिक विस्तार दिया जा सकता है। इसका कार्य क्या होगा तो गहन जांच और अभियोजन प्रोसिक्यूशन के जरिए सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटना और आर्थिक एवं हिंसक अपराधों की पर अंकुश लगाना, साइबर एवं एडवांस प्रौद्योगिकी के संबंधित अपराधों को रोकथाम में सहयोग करना, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी और लोकपाल को सहायता प्रदान करना। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल के सदस्यों देशों की ओर से जांच का समन्वय करता है। फिर अगला है प्रवर्तन निदेशालय, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, जिसे ईडी हम लोग कहते हैं। तो स्थापना उसकी हुई थी 1952 में वित्त मंत्री के राजस्व विभाग के अधीन। संरचना इसकी कैसे तो ईडी डायरेक्टर इसके प्रमुख होते हैं। कार्यकाल इसका क्या हुआ तो 2 वर्ष का कार्यकाल, लेकिन 3 वार्षिक विस्तार दिया जा सकता है। इसका कार्य क्या होगा तो यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, FEMA, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEO 2018 और धन संशोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। फिर अगला है गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO, स्थापना 2003 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत किया गया था। यह 2003 में बनाया गया था। संरचना क्या होगा तो SFIO का डायरेक्टर इसका प्रमुख होता है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फोरेंसिक ऑडिटर और कानूनी मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। कार्य और शक्तियाँ इससे क्या है तो कंपनी कानून का उल्लंघन करने वाली आरोपी लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति है। नीतियों और कानून के निर्माण में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को सहायता प्रदान करता है। अगली एजेंसी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, स्थापना 2008 में गृह मंत्रालय के तहत किया गया था। संरचना इसका प्रमुख एवं एक महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल होता है और जिसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका कार्य क्या है तो इसे देश भर में आंतरिक गतिविधियों, आतंकी गतिविधियों के मामले में स्वतः संज्ञान के आधार पर जांच करने की शक्ति है। मानव तस्करी, जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराधों, प्रतिबंधित हथियारों के विनियमन या बिक्री, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराधों के मामले की जांच करना। भारत में अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तकनीकी और परिचालन संबंधी सहायता प्रदान करना। तो ये चारों एजेंसी के बारे में आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा देख लिया। तो सीबीआई 3 तरह के मामलों की जांच करता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से 3 तरह के मामले हैं। तो भ्रष्टाचार विरोधी, ऐसे मामले आमतौर पर लोक अधिकारियों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत होता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई के अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के पास है। विशेष अपराध, राज्य सरकार के अनुरोध पर या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर और संगठित अपराध का जांच। फिर आर्थिक अपराध, वित्तीय कदाचार, बैंक धोखाधड़ी, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन के संचालन आदि से संबंधित अपराध। हालांकि सीबीआई आमतौर पर धन शोधन के मामले को ईडी को हस्तांतरित कर देती है। स्वतः संज्ञान, सीबीआई केवल
संघ शासित प्रदेशों में अपराधों की स्वतः संज्ञान से जांच कर सकती है। केंद्र सरकार संबंधित राज्य की सहमति के बाद ही सीबीआई को राज्य में किसी अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी किसी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकती है। तो यह सीबीआई के जांच करने के मामले हो गए। तो अगला टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि सुर्खियों में रहा। तो आइए इसे देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, तो हाल ही में सुरेश पटेल ने नए सीबीसी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो यह नाम ध्यान रखिएगा, सुरेश पटेल कौन है, तो सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कार्यभार के रूप में संभाला है। तो इसकी स्थापना देखते हैं, तो भ्रष्टाचार के रोकथाम पर संस्थानम समिति की सिफारिशों के आधार पर 1964 में स्थापित किया गया था। नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, गृहमंत्री सदस्य होते हैं और लोकसभा के विपक्ष के नेता सदस्य से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर। इसका कार्यकाल क्या होता है, तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। संरचना क्या है, तो सीबीसी में एक अध्यक्ष और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त वीसी सदस्य के रूप में होते हैं। कार्य क्या होगा, तो सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सरल और मार्गदर्शन प्रदान करना। अगला है भारतीय प्रेस परिषद। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो यह नाम याद रखिएगा, रंजन प्रकाश देसाई, और यह महिला है। तो भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई क्या है, तो यह देखते हैं। स्थापना पीसीआई अधिनियम 1978 के तहत की गई। कार्यकाल हो जाएगा 3 वर्ष और संरचना इसकी हो जाएगा, तो इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य शामिल हैं। परंपरागत रूप से सुप्रीम कोर्ट के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और पीसीआई द्वारा जांचें चुने गए सदस्य द्वारा की जाती है। संसद से 5 सदस्य, 3 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित और 2 राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित होते हैं। कार्य से क्या है, तो प्रेस का प्रहरी, प्रेस के लिए और प्रेस द्वारा नैतिकता और प्रेस की स्वायत्तता के उल्लंघन के लिए क्रमशः प्रेस के खिलाफ और उनके द्वारा शिकायतों का न्याय निर्णय करना। तो इसके साथ ही यह टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगला मेन हेडिंग होगा गवर्नेंस या अभिशासन के महत्वपूर्ण पहलू, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, जिसमें पहला हेडिंग होगा शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज़। तो यह हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, और अगर इसी में किसी तरह का बदलाव या किसी तरह की और भी आपको अच्छा करना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कि आप लोग हमसे कितना उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ।